5.1 परिचय। एक शिक्षित व्यक्ति का विचार समाज और इतिहास पर निर्भर करता है। एक शिक्षित व्यक्ति के लक्षण समय अवधि और सामाजिक परिवेश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। एक समाज में शिक्षित समझे जाने वाले व्यक्ति को दूसरे समाज में अज्ञानी माना जा सकता है। मैनहेम के अनुसार एक शिक्षित व्यक्ति की विशेषताओं और लक्ष्यों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जा सकता है। भले ही सामान्य ज्ञान बताता है कि शैक्षिक लक्ष्य स्थिर रहते हैं, मैनहेम का तर्क है कि वे इतिहास से प्रभावित होते हैं और एक समाज या काल से दूसरे में परिवर्तन होते हैं। जॉन एग्लस्टन पाठ्यक्रम पर प्राप्त और गतिशील दृष्टिकोण के बीच अंतर करते हैं। प्राप्त परिप्रेक्ष्य ज्ञान की वैधता पर सवाल उठाए बिना उसे स्वीकार करता है, जबकि गतिशील परिप्रेक्ष्य ज्ञान के विभिन्न रूपों को अपनाकर शिक्षा की सामान्य समझ को चुनौती देता है। यह इकाई इस विश्वास पर काम करती है कि शिक्षा, ज्ञान और सत्य जैसी श्रेणियां निश्चित नहीं है, बल्कि सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करती है। पूरी इकाई में आप देखेंगे कि समाज में प्रचलित शक्ति संरचना के आधार पर ये श्रेणियां कैसे बदलती हैं। मुख्य सवाल यह नहीं है कि बच्चों को शिक्षित माने जाने के लिए क्या सिखाया जाना चाहिए, बल्कि ज्ञान का समाजशास्त्र इस बात की जांच करता है कि कुछ ज्ञान को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, इसके समावेशन से लाभान्वित होने वाले हितों और सामाजिक समूहों को ध्यान में रखते हुए। ज्ञान के पीछे के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों को उजागर करने, समाजशास्त्रीय समझ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह इकाई विशेष रूप से ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध की पड़ताल करती है। महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, किसी विशेष समाज में एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को महत्व क्यों दिया जाना है? कुछ प्रकार के ज्ञान को दूसरों की अपेक्षा क्यों चुना जाना है? कौन से सिद्धांत इस चयन का मार्गदर्शन करते हैं? और कौन निर्णय लेता है कि कौन सा ज्ञान अधिक प्रतिनिधित्व का हकदार है? व्यापक समझ हासिल करने के लिए हम शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति की जांच करेंगे और शैक्षणिक संस्थान सामाजिक असमानता को बनाए रखने में कैसे योगदान देते हैं। 5.2 शिक्षा की सामग्री क्या जानने योग्य है? समाजशास्त्र में शिक्षा का संबंध सत्य या पूर्ण ज्ञान से नहीं है, क्योंकि कोई सार्वभौमिक रूप से अपरिवर्तनीय ज्ञान नहीं है। इसके बजाय यह उस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे एक विशिष्ट सामाजिक सेटिंग में ज्ञान के रूप में माना जाता है। कृष्ण कुमार 1992 इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि ज्ञान के रूप में क्या योग्य है, विशेष रूप से शैक्षिक पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने के लिए क्या महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका तर्क है कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान का महत्व अंतर्निहित नहीं है, बल्कि मौजूदा शक्ति संरचनाओं का परिणाम है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि समाज जिसे ज्ञान मानता है वह जानबूझकर विकल्पों का उत्पाद है, न कि प्राकृतिक या तर्कसंगत प्रक्रिया। दूसरों पर कुछ ज्ञान का चयन समाज के एक वर्ग के पक्ष में एक जानबूझकर किया गया कार्य है। कुमार 1992-8 कहते हैं कि जिसे ज्ञान के रूप में गिना जाता है वह एक पुनर्निर्माण है जो दी गई सामाजिक परिस्थितियों के तहत किए गए चयन पर आधारित है। यह चयन एक सामाजिक संदर्भ में होता है जिससे एक विशेष समूह को लाभ होता है और कुछ शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा आयोजित किया जाता है। दो प्रमुख प्रक्रियाएं ज्ञान का महत्व निर्धारित करती हैं: चयन और प्रतिनिधित्व। ज्ञान के संपूर्ण भंडार में से केवल एक भाग ही प्रसार के लिए चुना जाता है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं और संबंधों से प्रभावित होता है। यह चयन मुख्य रूप से सामाजिक शक्ति संरचना द्वारा निर्देशित होता है। शक्ति और ज्ञान के बीच के जटिल संबंध को समझने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों के संदर्भ में ज्ञान की जांच की आवश्यकता होती है।
ज्ञान का सत्यापन शक्ति गतिशीलता के साथ जुड़ा हुआ है, जहां आर्थिक अवसर यह परिभाषित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं कि ज्ञान और कौशल को महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ ज्ञान शिक्षा के माध्यम से यूं ही उत्पन्न नहीं होता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जनता पर नियंत्रण स्थापित करना है। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी में भारतीय सिविल सेवा एक औपनिवेशिक परियोजना का परिणाम थी और अंग्रेजी और विज्ञान पर जोर ने भारत को उपनिवेश बनाने के साधन के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षा प्रणाली अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति के प्रभाव में चलती रही। कुमार आजादी से पहले मूल निवासियों को नियंत्रित करने वाले प्रबुद्ध बाहरी लोगों से आजादी के बाद अपने स्वयं के जनसमूह को नियंत्रित करने वाले शिक्षित भारतीयों में बदलाव को देखते हैं। शिक्षा प्रणाली यह निर्धारित करती है कि कौन सा ज्ञान जनता तक प्रसारित करने के लिए पर्याप्त मूल्यवान माना जाता है। हमने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि हमारा शैक्षिक पाठ्यक्रम ज्ञान का चयन उसके अंतर्निहित मूल्य के आधार पर नहीं करता है। शैक्षणिक संस्थान तटस्थ नहीं है। वे ज्ञान के कुछ रूपों को चुनने में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। आर्थिक विचार आज की दुनिया में ज्ञान की उपयोगिता निर्धारित करते हैं। ज्ञान स्वयं समाज की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परिवार और नौकरी बाजार के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह छात्रों को आर्थिक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये पुरस्कार प्राप्त शिक्षा पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के स्पष्ट लोकतांत्रिक मिशन के बावजूद वे सामाजिक अर्थ, सांस्कृतिक पूंजी और तकनीकी ज्ञान को असमान रूप से वितरित करते हैं। अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों की ओर ले जाने वाला ज्ञान लगातार उच्च मांग में है, अक्सर अत्यधिक दुर्गम रहता है। आम लोगों को विशिष्ट ज्ञान और कौशल सेट को समझना चुनौतीपूर्ण लगता है। इन नौकरियों की जानबूझकर विशिष्टता समाज के प्रमुख वर्गों द्वारा बनाए रखी जाती है, जो बहुसंख्यकों पर कुछ चुनिंदा लोगों की शक्ति को वैध बनाती है। इन कौशलों को रखने वाले लोग अधिक वेतन वाली नौकरियां हासिल करते हैं, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत होता है। ज्ञान की प्रकृति और वितरण समाज में अवसरों की उपलब्धता का संकेत देता है। संभ्रांत व्यक्ति अपने ज्ञान और सांस्कृतिक दक्षताओं के साथ अच्छी तनख्वाह वाली और विशिष्ट नौकरियों से जुड़े होते हैं। हमारे समाज में उच्च स्थिति ज्ञान और उसके सांस्कृतिक और आर्थिक निहितार्थों की जांच करना महत्वपूर्ण है। कुछ ज्ञान अप्राप्य है और यह स्कूली शिक्षा में असमानता को कायम रखने में योगदान देता है। 5.3 शिक्षा के माध्यम से असमानता को कायम रखना। शिक्षा एक उज्जवल भविष्य, क्षितिज को व्यापक बनाने और गतिशीलता सुनिश्चित करने का वादा करती प्रतीत होती है। आमतौर पर स्कूलों को सामाजिक प्रगति के लिए समर्पित लोकतांत्रिक, उदार संस्थानों के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह मानना कि स्कूली पाठ्यक्रम तटस्थ ज्ञान प्रदान करता है, भ्रामक है। शिक्षा पहले से ही असमानताओं से चिह्नित समाज में मौजूदा असमानताओं को बढ़ाती है। शिक्षा व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संबंधों में गहराई से अंतर्निहित है, जो इसे निर्देशित करती है। शिक्षा का समाजशास्त्र शिक्षा और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति के बीच संबंधों का पता लगाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली शक्ति की गतिशीलता और संघर्षों का खुलासा करता है। एप्पल 2004 के अनुसार समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति रखने वाले लोगों और शिक्षा की कल्पना, आयोजन और मूल्यांकन कैसे किया जाता है के बीच घनिष्ठ संबंध मौजूद है। एप्पल 2004 और अन्य लोग शिक्षा के बारे में कुछ बुनियादी विचारों पर सवाल उठाते हैं। आय की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष है,
2 कि स्कूल वास्तव में क्षमता को प्राथमिकता देते हैं, और 3 स्कूल तकनीकी कौशल सिखाते हैं और सभी छात्रों को समान रूप से जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सभी को आर्थिक पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा में समान मौका मिलता है। उनका तर्क है कि स्कूली शिक्षा का व्यापक लक्ष्य हर किसी को समान कौशल प्रदान करना नहीं है। इसके बजाय शैक्षिक प्रक्रियाएं मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने में योगदान करती है। एप्पल 2004-60 कहता है, स्कूलों का एक इतिहास होता है और वे अपनी दैनिक प्रथाओं के माध्यम से अन्य प्रभावशाली संस्थानों से ऐसे तरीकों से जुड़े होते हैं जो अक्सर छिपे और जटिल होते हैं। इसलिए स्कूलों को केवल लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है। स्कूल एक बड़े संदर्भ में मौजूद है जो समाज में अन्य शक्तिशाली संस्थानों से प्रभावित है। शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थानों से उलझे हुए हैं और इन संस्थानों में स्वाभाविक रूप से असमान संरचनाएं हैं। स्कूल इन प्रभावशाली संस्थानों से बंधे हुए हैं, जिससे शक्ति और संसाधनों तक पहुंच की संरचनात्मक असमानताएं पैदा हो रही है। एप्पल 2004-61 असमानताएं बनी रहती है और शैक्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन गतिविधियों के माध्यम से पुनः उत्पन्न होती है। छात्रों के बीच विकसित दृष्टिकोण और स्वभाव तटस्थ नहीं है। इसके बजाय उन्हें उस ऐतिहासिक काल की शक्तिशाली संस्थाओं के अनुरूप चुना, चित्रित और व्यवस्थित किया जाता है। ये तंत्र प्रभावी रूप से सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। एप्पल 2004 और अन्य लोग शिक्षा के बारे में कुछ बुनियादी विचारों पर सवाल उठाते हैं। आई की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष है। 2 कि स्कूल वास्तव में क्षमता को प्राथमिकता देते हैं, और 3 स्कूल तकनीकी कौशल सिखाते हैं और सभी छात्रों को समान रूप से जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे सभी को आर्थिक पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा में समान मौका मिलता है। उनका तर्क है कि स्कूली शिक्षा का व्यापक लक्ष्य हर किसी को समान कौशल प्रदान करना नहीं है। इसके बजाय शैक्षिक प्रक्रियाएं मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बनाए रखने में योगदान करती है। एप्पल 2004-60 कहता है, स्कूलों का एक इतिहास होता है और वे अपनी दैनिक प्रथाओं के माध्यम से अन्य प्रभावशाली संस्थानों से ऐसे तरीकों से जुड़े होते हैं जो अक्सर छिपे और जटिल होते हैं। इसलिए स्कूलों को केवल लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता है। स्कूल एक बड़े संदर्भ में मौजूद है जो समाज में अन्य शक्तिशाली संस्थानों से प्रभावित है। शैक्षणिक संस्थान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थानों से उलझे हुए हैं और इन संस्थानों में स्वाभाविक रूप से असमान संरचनाएं हैं। स्कूल इन प्रभावशाली संस्थानों से बंधे हुए हैं, जिससे शक्ति और संसाधनों तक पहुंच की संरचनात्मक असमानताएं पैदा हो रही है। एप्पल 2004-61 असमानताएं बनी रहती है और शैक्षिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन गतिविधियों के माध्यम से पुनः उत्पन्न होती है। छात्रों के बीच विकसित दृष्टिकोण और स्वभाव तटस्थ नहीं है। इसके बजाय उन्हें उस ऐतिहासिक काल की शक्तिशाली संस्थाओं के अनुरूप चुना, चित्रित और व्यवस्थित किया जाता है। ये तंत्र प्रभावी रूप से सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह से समाज में विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, उससे यह भी तय होता है कि ज्ञान कैसे साझा किया जाता है। 2004 में एप्पल ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा, किसका ज्ञान सबसे मूल्यवान है? उनके अनुसार ज्ञान का महत्व किसका ज्ञान
और किसकी संस्कृति। एप्पल जैसे कट्टरपंथी विचारकों का तर्क है कि प्रमुख समूहों का ज्ञान और कौशल अधीनस्थ समूहों की तुलना में अधिक महत्व रखते हैं। यह पूर्वाग्रह इस बात से स्पष्ट है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम में ज्ञान को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। प्रमुख समूह नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ज्ञान की चयनात्मक प्रस्तुति जानबूझकर समाज के शक्तिशाली वर्गों का पक्ष लेते हुए शिक्षा के माध्यम से जनता पर सूक्ष्म नियंत्रण सुनिश्चित करती है। शिक्षा के भीतर यह नियंत्रण प्रमुख समूहों द्वारा आयोजित शक्ति की वैधता स्थापित करता है, जिससे मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुमार 1992 इसे शांत, सभ्य, गतिशील प्रभुत्व के रूप में वर्णित करते हैं। शिक्षा समाज में सामाजिक पदानुक्रमों को बनाए रखने का एक साधन बन जाती है, जिससे प्रमुख समूहों को अपनी शक्ति को बनाए रखने और मजबूत करने की अनुमति मिलती है। शक्तिशाली सामाजिक समूह अपने ज्ञान और कौशल को विशिष्ट, केवल चुनिंदा अभिजात वर्ग के लिए सुलभ रखकर अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। यह विशिष्टता प्रमुख समूहों के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका बन जाती है। एप्पल 2004 सुझाव देता है कि कुछ ज्ञान, विशेष रूप से स्कूलों में सबसे अधिक सम्मानित, को आर्थिक पुनरुत्पादन से जोड़ा जा सकता है। यह संबंध तब स्पष्ट हो जाता है जब इस बात पर विचार किया जाता है कि मूल्यवान ज्ञान क्या माना जाता है और शैक्षणिक संस्थान किस ज्ञान का प्रसार करते हैं। शक्तिशाली लोग पुलिसिंग कार्यों के माध्यम से उस ज्ञान पर नियंत्रण रखते हैं जिसे वैध माना जाता है। वे ज्ञान को जनता के लिए उपलब्ध कराने से पहले उसे फिल्टर और अनुमोदित करते हैं। जो ज्ञान अंततः लोगों तक पहुंचता है वह प्रमुख समूहों के हितों के अनुरूप होता है। ये समूह यह निर्धारित करते हैं कि ज्ञान क्या मायने रखता है और जनता तक इसकी पहुंच को नियंत्रित करते हैं। एप्पल 2004-34 ने फिशर को उद्धृत करते हुए कहा कि उच्च स्थिति का ज्ञान परिभाषा के अनुसार दुर्लभ है और इसकी कमी इसकी साधन क्षमता से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। इस ज्ञान पर शक्तिशाली अल्पसंख्यक का अधिकार इसकी उच्च स्थिति को मजबूत करता है, इसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों से जोड़ता है। संक्षेप में, शैक्षणिक संस्थान शक्तिशाली अल्पसंख्यकों के प्रभाव में ज्ञान के संसाधक के रूप में कार्य करते हैं। स्कूल यह विचार व्यक्त करते हैं कि वे सभी को तकनीकी ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। हालांकि वास्तव में शैक्षणिक संस्थान केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि एक विशिष्ट संख्या में छात्र शिक्षा के उच्च स्तर तक आगे बढ़े जो अर्थव्यवस्था के तकनीकी ज्ञान में योगदान दे। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित हैं। इन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शिक्षा अभिजात वर्ग से काफी भिन्न होती है। जैसा कि एप्पल की टिप्पणियों से संकेत मिलता है, स्कूल और पाठ्यक्रम शोषित वर्गों की तुलना में प्रमुख वर्गों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षा प्रणाली विभिन्न छात्र आबादी को विशिष्ट मूल्य और स्वभाव प्रदान करती है। पेशेवर और प्रबंधकीय वर्गों के लोगों के लिए स्कूल लचीलेपन, विकल्प और पूछताछ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत अर्धकुशल या अकुशल कामकाजी आबादी के लोग समय की पाबंदी, साफ सफाई और आदत निर्माण पर केंद्रित शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाएं जानबूझकर कुछ व्यक्तियों को अकुशल और गरीब बनाए रखती है। इस स्थिति को सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्यों को अलग-अलग तरीके से प्रदान करने वाले स्कूलों द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है। बॉक्स 5.1 में सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के रूप में शिक्षा की अवधारणा पर चर्चा की गई है। यूरोपीय साम्राज्यवाद 1500 से लगभग 1780
के व्यापारिक काल के दौरान औपचारिक स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से अमीरों तक ही सीमित थी, जो सत्ता और धन बनाए रखने के हितों की पूर्ति करते थे। गरीबों को, यदि वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आमतौर पर रूपांतरण या नैतिक रखरखाव के लिए धार्मिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इस अवधि के दौरान भी औपचारिक स्कूली शिक्षा ने यूरोपीय उपनिवेशीकरण में भूमिका निभाई। ब्राजील में जेसुइट्स ने खानाबदोश भारतीयों को वृक्षारोपण श्रमिकों में बदलने के लिए स्कूलों की स्थापना की, जबकि पेरू में जेसुइट्स के एक अन्य समूह ने स्पेनिश वाइस रॉयल्टी और पूर्व इंका विषयों के बीच मध्यस्थ बनने में इंका कुलीनता की सहायता की। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुस्लिम अभिजात वर्ग का सहयोग हासिल करने के लिए मुस्लिम कॉलेज बनाए और इन संस्थानों का उपयोग यूरोपीय मूल्यों और मानदंडों के प्रति वफादार अभिजात वर्ग को तैयार करने के लिए किया। कुछ विशिष्ट मामलों के अलावा पूंजीवाद के प्रभुत्व प्राप्त होने तक व्यक्तियों को आर्थिक प्रणाली में एकीकृत करने के लिए औपचारिक शिक्षा का उपयोग नहीं किया गया था। कार्य के पूंजीवादी संगठन के कारण यूरोप में, विशेष रूप से इंग्लैंड में, एक नए प्रकार के समाज का उदय हुआ जो कारखानों, पाली, मजदूरी और बाहरी रूप से संगठित कार्य के आसपास केंद्रित था। यूरोप और बाद में लैटिन अमेरिका में सामंती संगठन के टूटने के दौरान नई और विघटनकारी परिस्थितियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी। प्रारंभ में मिशनरियों और कैथोलिक चर्च ने गरीबों के लिए स्कूली शिक्षा प्रदान की, बाद में राज्य द्वारा सहायता प्रदान की गई। कार्नोय 1985, 210। भारत में पूंजीवादी युग में ब्रिटिश नौकरशाही संरचनाओं के साथ संरेखित स्कूली शिक्षा पैटर्न देखा गया, जिसने आबादी को ब्रिटिश आर्थिक और व्यापारिक हितों का समर्थन करने के लिए तैयार किया। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी कब्जे के तहत पश्चिम अफ्रीका में स्कूली शिक्षा ने अफ्रीकियों को औपनिवेशिक शक्तियों के बीच आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित भूमिकाओं के लिए तैयार किया। उद्योगपतियों ने औद्योगिकरण को हतोत्साहित किया, फिर भी स्कूली शिक्षा ने सामाजिक परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य किया और विशेष रूप से प्रशासकों का अनुकरण करने की इच्छा रखने वालों को नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान किया। ऐतिहासिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि उपनिवेशों में स्कूली शिक्षा का उद्देश्य औपनिवेशिक संरचनाओं को बनाए रखना था और उपनिवेशीकरण के लिए एक साधन के रूप में कार्य करना था, एक प्रवृत्ति जो अब स्वतंत्र तीसरी दुनिया में भी कायम रही। देखें कार्नोय 1985। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता अलग अलग है और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं है। स्कूलों को राज्य प्रबंधित और निजी तौर पर प्रबंधित में वर्गीकृत किया जा सकता है, पहला आम जनता के लिए और दूसरा बेहतर शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए। यह समानांतर प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि जनता और अभिजात वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में काम करें। शुरुआत से ही अमीर लोगों के बच्चों को गरीबों से अलग कर दिया जाता है, जिससे कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त विशेष शिक्षा का अधिकार स्थापित हो जाता है, जबकि जनता को अपना भाग्य खुद तय करने के लिए छोड़ दिया जाता है। शिक्षित अभिजात वर्ग एक विरोधाभास बनाए रखता है, अपनी प्रमुख सामाजिक स्थिति की रक्षा करते हुए शिक्षा प्रणाली की समानताउन्मुख विचारधारा का बाहरी तौर पर समर्थन करता है। भारतीय संदर्भ में चुपचाप और सूक्ष्मता से दबाने के लिए अवसर की समानता की विचारधारा का उपयोग करते हुए उदार पहलू को कायम रखते हुए शिक्षा मौजूदा असमानताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरह से ज्ञान वितरित किया जाता है, चुना जाता है और आगे बढ़ाया जाता है, वह हमेशा सत्ता में बैठे लोगों से प्रभावित होता है। बर्नस्टीन 1979 के अनुसार एक समाज शैक्षिक ज्ञान का चयन, आयोजन, साझा,
संचार और मूल्यांकन कैसे करता है, जिसे वह सार्वजनिक मानता है, शक्ति वितरण और सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांतों दोनों को प्रकट करता है। सफलता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड, साथ ही सफलता की सामाजिक समझ, यह संकेत देती है कि शिक्षा से समाज के अधिक शक्तिशाली वर्गों को लाभ होता है। बर्नस्टीन और यंग का दावा है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों में ज्ञान और प्रतीकों का संगठन एक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण के सिद्धांतों से निकटता से जुड़ा हुआ है। एप्पल 2004-2 देखें। योग्यता पर आधारित प्रतियोगिता निष्पक्ष और न्यायसंगत लग सकती है। हालांकि व्यक्तियों का मूल्यांकन अक्सर धन उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के आधार पर किया जाता है। जो लोग धन बनाने और संचय करने में असमर्थ हैं, उन्हें आसानी से कम मूल्य का समझा जाता है। विभिन्न माध्यमों से, विशेषकर शिक्षा के माध्यम से, यह मानसिकता हमारी रोजमर्रा की सोच में शामिल हो गई है। ज्ञान की यह सामान्य समझ समाज में प्रभुत्वशाली और उत्पीड़ित समूहों के बीच शोषणकारी संबंधों को अस्पष्ट और सामान्य बनाती है। शैक्षणिक संस्थान अन्य आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं, शक्ति को बनाए रखने और बनाए रखने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। चिंतन और कार्रवाई 5.1 जनता के सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करें। चिंतन और कार्रवाई 5.1 जनता के सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो समाज और व्यक्तियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ज्ञान और कौशल प्रदान करने में अपनी पारंपरिक भूमिका से परे, शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण के बीच बहुमुखी संबंधों की पड़ताल करना है। यह पता लगाना है कि शैक्षिक प्रणालियां सामाजिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, आकार देती है और बनाए रखती है। सामाजिक नियंत्रण को समझना। सामाजिक नियंत्रण उन तंत्रों, रणनीतियों और संस्थानों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग समाज व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित करने, व्यवस्था बनाए रखने और स्थापित मानदंडों और मूल्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए करता है। शिक्षा, ज्ञान, विचारधारा और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रसारित करने की एक औपचारिक प्रणाली के रूप में एक आवश्यक साधन बन जाती है, जिसके माध्यम से सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। समाजीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में शिक्षा। शिक्षा के प्राथमिक कार्यों में से एक समाजीकरण है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को आत्मसात करते हैं। कम उम्र से ही व्यक्तियों को शैक्षिक प्रणालियों से अवगत कराया जाता है, जो उन्हें उनके समाज की सांस्कृतिक विरासत, भाषा और नैतिक सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। यह प्रारंभिक प्रदर्शन सामाजिक मानदंडों के आंतरिकरण की नींव रखता है, एक साझा पहचान और अपनेपन की भावना के निर्माण में योगदान देता है। सांस्कृतिक प्रसारण और सामाजिक नियंत्रण। शिक्षा सांस्कृतिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित करने के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ऐसा करने से यह सांस्कृतिक निरंतरता और स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां और पाठ्येतर गतिविधियां सभी प्रचलित सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यक्तियों को आकार देने में योगदान करती है। क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है, यह निर्धारित करके शैक्षणिक संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षा के माध्यम से वैचारिक नियंत्रण। सांस्कृतिक मानदंडों के प्रसारण से परे, शिक्षा वैचारिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली उपकरण है। शैक्षिक प्रणालियां अक्सर मौजूदा सामाजिक संरचना और शक्ति की गतिशीलता को मजबूत करते हुए प्रमुख विचारधाराओं का प्रचार करती है।
पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और कक्षाओं में प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोणों का चयन सूक्ष्म या स्पष्ट रूप से कुछ विचारधाराओं का समर्थन कर सकता है, जो छात्रों के विश्वासों और दृष्टिकोणों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत ऐतिहासिक आख्यान विशिष्ट घटनाओं या परिप्रेक्ष्यों को उजागर कर सकते हैं, जो शासक वर्ग के हितों के साथ संरेखित होते हैं। वैकल्पिक दृष्टिकोणों को कमतर आंकते हैं या छोड़ देते हैं। यह चयनात्मक प्रस्तुति प्रभावित करती है कि व्यक्ति अपने समाज को कैसे देखते हैं, मौजूदा शक्ति संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण में योगदान करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का सुदृढ़ीकरण। शिक्षा अनजाने में ही सामाजिक स्तरीकरण को कायम रखने में योगदान दे सकती है। सामाजिक संरचनाएं अक्सर शैक्षिक अवसरों को निर्धारित करती है। विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के पास बेहतर शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच होती है। शैक्षिक संसाधनों का यह असमान वितरण मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत करता है, जिससे हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता सीमित हो जाती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम स्वयं सामाजिक पदानुक्रम को प्रतिबिंबित और सुदृढ़ कर सकता है। जिन विषयों को समाज द्वारा अधिक प्रतिष्ठित या मूल्यवान माना जाता है, वे अक्सर उच्च सामाजिक स्थिति और आर्थिक अवसरों की ओर ले जाते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली बनाता है जहां कुछ सामाजिक तबके के व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिष्ठित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की अधिक संभावना होती है, जिससे सामाजिक विभाजन और मजबूत होते हैं। छिपा हुआ पाठ्यक्रम और समाजीकरण। छिपे हुए पाठ्यक्रम की अवधारणा शैक्षिक सेटिंग्स में सीखे गए अनजाने पाठों को संदर्भित करती है। इसमें स्कूलों के भीतर संरचना और अंतःक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से बताए गए मानदंड, मूल्य और व्यवहार शामिल है। ये अंतर्निहित संदेश छात्रों के दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देकर समाजीकरण में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में समय की पाबंदी, प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता और अनुरूपता पर जोर सामाजिक अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। छिपे हुए पाठ्यक्रम के ये पहलू व्यक्तियों को कार्यबल में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं, जहां नियमों और प्राधिकार का पालन अक्सर सर्वोपरि होता है। इस प्रकार छिपा हुआ पाठ्यक्रम सामाजिक नियंत्रण के एक सूक्ष्म तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो व्यक्तियों को समाज में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। शिक्षा और मानक प्रवर्तन। शैक्षणिक संस्थान आदर्श प्रवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, विचलित व्यवहार को दंडित करते हैं और अनुरूपता को पुरस्कृत करते हैं। स्कूलों के भीतर नियमों, आचार संहिता और अनुशासनात्मक उपायों की स्थापना व्यापक सामाजिक अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। स्थापित मानदंडों से भटकने वाले व्यवहारों को मंजूरी देकर शिक्षा सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव में योगदान देती है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों की प्रभावशीलता भिन्न हो सकती है। जबकि कुछ व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हो सकते हैं, अन्य लोग इन मानदंडों का विरोध या सवाल उठा सकते हैं, जिससे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया हो सकती है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा की धारणा के समक्ष चुनौतियां। जबकि शिक्षा निर्विवाद रूप से सामाजिक नियंत्रण में एक भूमिका निभाती है, यह पहचानना आवश्यक है कि यह रिश्ता जटिल है और चुनौतियों से रहित नहीं है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक भी हो सकती है, मौजूदा मानदंडों को चुनौती दे सकती है और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकती है। सबसे पहले, शिक्षा के लोकतंत्रीकरण ने सूचना और विविध दृष्टिकोणों तक पहुंच में वृद्धि के साथ व्यक्तियों को स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने और दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने का अधिकार दिया है।
दूसरे, शैक्षणिक संस्थान अक्सर सक्रियता और प्रतिरोध के स्थल बन जाते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के विचारों से अवगत हुए और गंभीर रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित हुए, सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे सकते हैं और सामाजिक न्याय की वकालत कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, समावेशिता को बढ़ावा देते हैं और विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, वे सामाजिक गतिशीलता की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान करते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः शिक्षा निर्विवाद रूप से सामाजिक नियंत्रण से जुड़ी हुई है, जो समाजीकरण, सांस्कृतिक संचरण और वैचारिक सुदृढ़ीकरण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह व्यक्तियों और समाज को आकार देने, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस रिश्ते की गतिशील प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा की ताकत बनने की क्षमता को पहचानना जरूरी है। शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण के बीच संबंधों में निहित चुनौतियों और जटिलताओं को स्वीकार करके हम ऐसी शैक्षिक प्रणालियां बनाने का प्रयास कर सकते हैं जो व्यक्तियों को गंभीर रूप से सोचने, अन्याय को चुनौती देने और अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है। जब शिक्षा को खुले दिमाग और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ देखा जाता है, तो इसमें सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बनने की क्षमता होती है। 5.4 सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्पादन। समाज में शक्ति की गतिशीलता को पारित करने और बनाने की प्रक्रिया शिक्षा के दायरे में होती है। शिक्षा को लोगों को सभ्य और लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित और प्रभावित करने के एक उपकरण के रूप में नियोजित किया जाता है। उत्पीड़न का यह रूप सूक्ष्म है, फिर भी अलोकतांत्रिक नहीं है। शिक्षा के माध्यम से समाज के प्रमुख वर्ग आम समझ को आकार देते हैं, जिससे शोषण स्वाभाविक लगता है। एप्पल सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के साथ शिक्षा के अंतर्संबंध पर जोर देता है। शैक्षिक नीतियां और प्रथाएं अपने ज्ञान और परिप्रेक्ष्य को मान्य करने की मांग करने वाले शक्तिशाली समूहों के संघर्ष से उभरती है। यह मान्यता सामाजिक गतिशीलता पैटर्न को मजबूत करती है और समाज में उनके प्रभाव को बढ़ाती है। बाउल्स और गिंटिस अमेरिकी स्कूली शिक्षा के अपने अध्ययन में एप्पल 2004 देखें शैक्षणिक संस्थानों के आर्थिक कार्य पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि ये संस्थाएं सामाजिक श्रम विभाजन को कायम रखने और वर्ग भेद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एप्पल 2004 आगे आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व के बीच संबंध की पड़ताल करता है, जो समाज में असमानता के पुनरुत्पादन में योगदान देता है। उन्होंने नोट किया कि प्रमुख समूह सरकारी तंत्र को नियंत्रित करके अपनी शक्ति का दावा करते हैं, जो आधिकारिक तौर पर विशिष्ट समूहों के ज्ञान का समर्थन करते हैं। राज्य पाठ्यपुस्तक को अपनाना एक ऐसा तंत्र है। पाठ्यपुस्तकें प्रमुख विचारधाराओं को मूर्त रूप देकर नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती है। पाठ्यपुस्तकों में ज्ञान स्वाभाविक रूप से वैचारिक रहता है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग की संस्कृति को पुनः प्रस्तुत करता है और स्थापित सामाजिक व्यवस्था और असमानताओं को कायम रखता है। पक्षपातपूर्ण पाठ्यपुस्तकें एक पदानुक्रमित सामाजिक संरचना को संरक्षित करते हुए प्रमुख समूहों के आधिपत्य को बनाए रखने की अनुमति देती है। टिमोथी स्क्रेसे पश्चिम बंगाल की पाठ्यपुस्तकों की जांच करते हुए पाठ और छवियों दोनों में वैचारिक पूर्वाग्रह देखते हैं। पात्र और कहानियां समय और स्थान में स्थित हैं, जो उच्च जाति के व्यवसायों को वर्तमान से और निचली जातियों को अतीत से जोड़ते हैं।
इससे निचली जातियों के तकनीकी पिछड़ेपन और सामाजिक अप्रासंगिकता से जुड़े होने की धारणा को बल मिलता है। निचली जातियों के बच्चों को नुकसान का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके सांस्कृतिक अनुभवों को वास्तविक और मूल्यवान ज्ञान के रूप में वैध नहीं ठहराया जाता है। ग्रंथ निचली जाति के लोगों के अनुभवों को या तो बाहर कर देते हैं या उन्हें विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं। निचली जातियों द्वारा स्थापित पदानुक्रमित व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियों का वैचारिक और सांस्कृतिक आधार पर तिरस्कार और उपहास किया जाता है। प्रभुत्वशाली समूह यह सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान में हेरफेर करते हैं कि केवल उनकी आवाज ही सुनी जाए। यदि अन्य आवाजों का प्रतिनिधित्व किया जाता है तो यह अक्सर कमजोर, अपर्याप्त या विकृत तरीके से होता है, जिससे उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दावे का यह परिष्कृत रूप प्रमुख विचारधारा को जारी रखने में सक्षम बनाता है। बॉक्स 5.2 शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा। शिक्षा एक जमा राशि की तरह है जहां छात्र कंटेनर है और शिक्षक योगदान करता है। वास्तविक बातचीत करने के बजाय शिक्षक केवल संदेश भेजता है और जानकारी जमा करता है जिसे छात्र प्राप्त करते हैं, याद करते हैं और दोहराते हैं। इसे कहा जाता है बैंकिंग शिक्षा की अवधारणा, जहां छात्रों की भागीदारी जानकारी प्राप्त करने, भरने और संग्रहित करने तक सीमित है। प्री 45 से 46। जितना अधिक छात्र दी गई जानकारी को संग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही कम उनमें आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, जो उन्हें दुनिया को बदलने के लिए सशक्त बना सकती है। यदि वे पूरी तरह से अपनी निष्क्रिय भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे दुनिया जैसी है और उनके सामने प्रस्तुत सीमित वास्तविकता को ही अपना लेते हैं। बैंकिंग शिक्षा में छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को कम करने और उनके विश्वास को प्रोत्साहित करने की शक्ति है, जिससे सत्ता में बैठे उन लोगों को फायदा होता है जिनकी दुनिया को प्रकट करने या बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लाभकारी यथास्थिति बनाए रखने के लिए उत्पीड़क अपने मानवीय मुखौटे का उपयोग करते हैं। नतीजतन वे सहज रूप से किसी भी शैक्षिक प्रयोग का विरोध करते हैं जो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और वास्तविकता के संकीर्ण दृष्टिकोण से परे जाता है। सक्रिय रूप से विभिन्न बिंदुओं और समस्याओं के बीच संबंध तलाशता है। फ्रेरे 1972, पृष्ठ 47। स्कूल लोगों और अर्थ को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान के विशिष्ट रूपों का प्रसार करते हैं। स्कूलों और व्यक्तियों के बीच बातचीत एक दूसरे को प्रभावित करती है। स्कूल सार्वभौमिक होने की आड़ में कुछ समूहों से संबंधित वैध ज्ञान वितरित करते हैं। केवल यह तथ्य कि स्कूल इस ज्ञान को प्रदान और वितरित करते हैं, इसे और इससे जुड़े समूह को वैध बनाता है। इससे अर्थ प्रबंधन द्वारा लोगों पर नियंत्रण की सुविधा मिलती है। पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व वाले समूहों के पास अपने ज्ञान, जीवनगत और विश्व दृष्टिकोण को सभी के लिए ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति होनी चाहिए। संस्कृति और सांस्कृतिक पूंजी इसमें भूमिका निभाते हैं और अराजनीतिक नहीं है। इस प्रकार शक्ति और संस्कृति आपस में गुंथे हुए हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति दोनों ही सामाजिक नियंत्रण के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है। फौकॉल्ट ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध की जांच करते हैं। ज्ञान के विभिन्न रूपों और शक्ति संबंधों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया को उजागर करते हैं। वह शक्ति प्रणालियों और ज्ञान संरचनाओं के बीच एक चक्रीय संबंध की पहचान करता है। नियंत्रण और व्यवस्था लागू करने का अभ्यास ज्ञान के माध्यम से होता है, जो ज्ञान और नियंत्रण की द्वंद्वात्मकता को दर्शाता है। जॉन फिस्के ने फौकॉल्डियन परिप्रेक्ष्य को प्रतिध्वनित करते हुए कहा कि ज्ञान कभी भी तटस्थ नहीं होता है,
इसमें शक्ति है और ज्ञान का प्रसार शक्ति के सामाजिक वितरण का हिस्सा है। एप्पल 2000 से उद्धृत। जब हम ज्ञान के जानबूझकर चयन और संगठन की जांच करते हैं, तो शिक्षा और शक्ति के बीच संबंध स्पष्ट हो जाता है। एप्पल 2004 ने विश्लेषण के लिए 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय दिया: चयनात्मक परंपरा, विचारधारा और आधिपत्य। चयनात्मक परंपरा में ग्रंथों में ज्ञान का जानबूझकर चयन करना, सामाजिक नियंत्रण को सक्षम करना और सामाजिक असमानता को कायम रखना शामिल है। विलियम्स इस चयन को चयनात्मक परंपरा कहते हैं। इसे वैध ज्ञान और संस्कृति के बारे में किसी के दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित करते हैं, जो एक समूह को सशक्त बनाते हुए दूसरे को मताधिकार से वंचित करता है। शैक्षिक पाठ्यक्रम चयनात्मक परंपरा की प्रक्रिया के माध्यम से सांस्कृतिक और वैचारिक नियंत्रण के एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो प्रमुख समूहों की संस्कृति और ज्ञान को वैध और प्रमाणित करता है। विचारधारा में सामाजिक वास्तविकता के बारे में विचारों, विश्वासों या मूल्यों की एक प्रणाली शामिल है। हालांकि मार्क्स विचारधारा को झूठी चेतना के रूप में देखते हैं, जो प्रमुख वर्गों के हितों की पूर्ति के लिए सामाजिक वास्तविकता की धारणा को विकृत करती है। विचारधारा एक उदार मुखौटा प्रदान करते हुए उनके निहित स्वार्थों को उचित ठहराती है। विचारधारा को समझने के लिए किसी को यह जांच करनी चाहिए कि विशिष्ट ऐतिहासिक क्षणों में विशिष्ट संस्थानों में वैध ज्ञान क्या माना जाता है। एप्पल 2004-43 के अनुसार चयन, संगठन और मूल्यांकन सिद्धांतों सहित स्कूलों के भीतर का ज्ञान संभावित ज्ञान के व्यापक ब्रह्मांड से मूल्य संचालित विकल्पों को दर्शाता है। इस प्रकार स्कूल जिसे सटीक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह केवल कुछ लोगों के जीवन जगत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्यक्ष और गुप्त दोनों तरह के पाठ्यक्रमों के माध्यम से समाज में प्रमुख लोगों के अर्थ और जीवन जगत को एकत्र और वितरित किया जाता है, अन्य समूहों के दृष्टिकोण और अर्थों को छोड़कर विचारधारा के माध्यम से संभव बनाया जाता है। आधिपत्य हमारी जागरूकता को संतृप्त करता है, जिससे हम जिस शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता का सामना करते हैं, वह एकमात्र प्रतीत होती है। इसमें दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले अर्थों, मूल्यों और कार्यों के संगठित सेट शामिल है, जो लोगों और संसाधनों पर सुचारू नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। विलियम्स के अनुसार एप्पल 2004 में उद्धृत स्कूल सांस्कृतिक और वैचारिक आधिपत्य के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा, जिसे आधिपत्य के एक रूप के रूप में देखा जाता है, हमारे जीवन के अनुभव को अपनी विचारधारा से संतृप्त करती है, जिससे व्यक्तियों को यह विश्वास हो जाता है कि वे स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में तटस्थ भागीदार हैं, जबकि वास्तव में लोकप्रिय और कुलीन संस्कृति के आर्थिक और वैचारिक हितों की सेवा करते हैं। यंग, जैसा कि एप्पल 2004 में बताया गया है, का कहना है कि स्कूल न केवल व्यक्तियों को आकार देते हैं, बल्कि ज्ञान को भी आकार देते हैं। शैक्षणिक संस्थान, अन्य बातों के अलावा, प्रमुख संस्कृति को फैलाने, शक्ति को वैध बनाने और इसे प्राकृतिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों के दृष्टिकोण, विचारों और दृष्टिकोणों को प्रभावित करते हैं, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए अर्थों और संस्कृतियों का कोई विकल्प नहीं देखने के लिए तैयार करते हैं। स्कूल छात्रों की सामाजिक शक्ति के आधार पर औपचारिक ज्ञान और भाषाई और सामाजिक दक्षताएं दोनों असमान रूप से प्रदान करते हैं। उच्च भुगतान वाली और उच्च स्थिति वाली नौकरियां प्राप्त करने के लिए ये दक्षताएं आवश्यक हैं, और पाठ्यक्रम आर्थिक और सांस्कृतिक पूंजी दोनों से संबंधित ज्ञान का चयन और व्यवस्थित करता है। स्कूल पूंजी के दोनों रूपों के संरक्षण और वितरण में
सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। बॉर्डियू सांस्कृतिक पूंजी को आर्थिक पूंजी के रूप में देखता है और कहता है कि जिस तरह आर्थिक पूंजी वाले लोग बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह सांस्कृतिक पूंजी वाले लोगों को फायदा होता है। सांस्कृतिक पूंजी का असमान वितरण श्रम के सामाजिक विभाजन पर निर्भर करता है और समाज में चयन प्रक्रिया सांस्कृतिक पूंजी पर बहुत अधिक निर्भर करती है। बॉर्डियू का तर्क है कि स्कूलों में चयन और निर्देश की तटस्थ प्रक्रियाएं वास्तव में कम उम्र से ही छात्रों को फिल्टर करने और विभाजित करने में योगदान करती है, क्योंकि स्कूल मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक पूंजी को प्राकृतिक मानते हैं और इसे सभी बच्चों पर लागू करते हैं। फिर भी, जैसा कि एप्पल 2004-31 बताता है, सभी बच्चों को समान मानते हुए और मध्यवर्गीय संस्कृति के साथ जुड़ी मौजूदा भाषाई और सामाजिक दक्षता वाले लोगों का समर्थन करते हुए, स्कूल स्वाभाविक मानते हैं कि अनिवार्य रूप से एक सामाजिक उपहार सांस्कृतिक पूंजी क्या है। यह सांस्कृतिक पूंजी को एक प्रभावी फिल्टरिंग उपकरण में बदल देता है, जो एक पदानुक्रमित समाज के पुनरुत्पादन में योगदान देता है। एप्पल 2004-48 इस बात पर जोर देता है, जिस तरह समाज में सांस्कृतिक पूंजी का सामाजिक वितरण होता है, उसी तरह कक्षाओं के भीतर ज्ञान का भी सामाजिक वितरण होता है। शैक्षणिक संस्थान विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को असमान रूप से साझा करके असमानता में योगदान करते हैं। वे व्यक्तियों को उनके आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, जिससे सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है। छिपा हुआ पाठ्यक्रम उन मानदंडों, मूल्यों और दृष्टिकोणों की अंतही शिक्षाओं को संदर्भित करता है जिन्हें छात्र कई वर्षों से स्कूलों की अपेक्षाओं और दिनचर्या में रहते हुए और नेविगेट करके आत्मसात करते हैं। एप्पल 2004-13 इससे समाज में प्रभुत्वशाली वर्गों का वैचारिक नियंत्रण कायम रहता है। समाजीकरण के दौरान बच्चे बहुत कम उम्र से ही सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों को आत्मसात कर लेते हैं। एप्पल का तर्क है कि स्कूल जैसे संस्थान, जो संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित है, वास्तव में आर्थिक रूप से निहित मानदंड और दृष्टिकोण सिखाते हैं। यंग सत्ता की पहुंच और प्रमुख श्रेणियों की वैधता के बीच द्वंद्वात्मक संबंध पर जोर देते हैं। कुछ समूह शैक्षिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट श्रेणियों को वैध बनाते हैं, जिससे उन्हें दूसरों पर शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति मिलती है। एप्पल 2004-30 असमानता एक विशेष संस्कृति के संचरण के माध्यम से बनी रहती है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे असमानताओं को वैध बनाने और स्वीकार करने के साथ साथ आधिपत्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आर्थिक पूंजी का असमान वितरण सांस्कृतिक पूंजी पर भी लागू होता है, जिसे स्कूल वितरित करते हैं, जिससे ज्ञान की श्रेणियों और रूपों को वैध बनाया जाता है। यह मानना कि स्कूली पाठ्यक्रम तटस्थ ज्ञान प्रदान करता है, एक गलत धारणा है। वैध ज्ञान वर्ग, जाति, लिंग और धार्मिक समूहों के बीच जटिल शक्ति संबंधों और संघर्षों का परिणाम है। एप्पल 2000-144 का दावा है कि शिक्षा और शक्ति अविभाज्य है। ग्रंथ तथ्यों का सरल संग्रह नहीं है। वे स्कूली पाठ्य पुस्तकों में वैध ज्ञान या आधिकारिक ज्ञान पर बहस के नतीजे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि क्या शामिल किया जाना चाहिए या क्या बाहर रखा जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में जिसे वैध ज्ञान माना जाता है, वह एक सुविचारित चयन प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ज्ञान की वैधता चयन, प्रतिनिधित्व, वितरण और स्वागत जैसी प्रक्रियाओं से निर्धारित होती है, जो सभी आर्थिक,
राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होती है। ये प्रक्रियाएं समाज में असमानता को कायम रखने में योगदान करती हैं। वर्चस्व और शोषण द्वारा चिह्नित शैक्षिक नीति और अभ्यास और समाज में शक्ति की गतिशीलता के बीच संबंध जटिल है। इसे समझने के लिए किसी को शिक्षा में परस्पर विरोधी शक्ति गतिशीलता को पहचानना होगा, जो प्रमुख समूहों के अर्थ, प्रतिनिधित्व और आवाज को सुदृढ़ करती है। विलियम्स का मानना है कि शैक्षणिक संस्थान प्रमुख संस्कृति के समावेश को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक असमानता को बनाए रखने और कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संस्थाएं एक प्रभावशाली संस्कृति को प्रसारित करने के प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि है। चयनात्मक परंपरा, जो एक प्रभावी प्रभुत्वशाली संस्कृति के संदर्भ में महत्वपूर्ण अतीत का प्रतिनिधित्व करती है, में कुछ अर्थों और प्रथाओं को परंपरा के रूप में पारित करना शामिल है। हालांकि चयनात्मकता महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान संभावनाओं की व्यापक श्रृंखला से कुछ अर्थों और प्रथाओं की उपेक्षा करना और उन्हें बाहर करना शामिल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ अर्थों की या तो पुनर्व्याख्या की जाती है, उन्हें पतला किया जाता है, या ऐसे रूपों में प्रस्तुत किया जाता है जो प्रभावी प्रमुख संस्कृति के भीतर अन्य तत्वों के साथ संरेखित होते हैं या कम से कम उनका खंडन नहीं करते हैं। यह प्रक्रिया असमान सामाजिक व्यवस्था में पूर्ण समावेश सुनिश्चित करती है। विलियम्स आधिपत्य की भूमिका पर जोर देते हैं, जिसमें शैक्षणिक संस्थान चुनौतियों का सामना किए बिना असमानताओं को पुनः उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। इस प्रक्रिया की प्रतिक्रिया आम तौर पर तटस्थ या मुख्यधारा की परंपरा का समर्थन करने वाली होती है, क्योंकि सत्तारूढ़ विचारधारा को जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है। इस व्यवस्था पर काबू पाना या चुनौती देना आसान होता यदि केवल प्रमुख संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया जाता। विलियम्स का तर्क है कि प्रमुख संस्कृति के अनुरूप अर्थों और रूपों की पुनर्व्याख्या की जाती है, जिससे प्रतिरोध के उभरने की बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है, जिससे प्रचलित व्यवस्था को चुनौती देना कठिन हो जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे कुछ दृष्टिकोण और विचार दूसरों की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह विभिन्न समूहों के बीच शक्ति की गतिशीलता को निर्धारित करता है। एप्पल 2000 के अनुसार इस घटना को ज्ञान की राजनीति के रूप में जाना जाता है, जिसमें समझौता करना शामिल है। समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग शारीरिक बल पर भरोसा नहीं करता, इसके बजाय वे शैक्षिक पाठ्यक्रम में विविध विचारों को शामिल करके अपने विश्व दृष्टिकोण को वैध बनाते हैं। हालांकि यह निगमन मुख्य रूप से समाज के अपने वर्ग का पक्ष लेता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम हाशिए पर मौजूद वर्गों के ज्ञान को बाहर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से शोषण उजागर होगा। फिर भी इन दृष्टिकोणों को सीमित और अशक्त तरीके से शामिल किया जाता है, जिससे वे शक्तिशाली समूहों के प्रभाव में आ जाते हैं। शिक्षा सत्ता को वैध बनाने और सामान्य बनाने, उसे लोकतांत्रिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समझौते लोकतंत्र का मुखौटा बनाते हैं, व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं, और ये राजनीतिक और वैचारिक चर्चाओं में होते हैं। प्रतिनिधित्व और आवाज के लिए संघर्ष शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में होता है, जैसे कि स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान, शैक्षणिक अभ्यास, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों और नीतियों पर चल रही लड़ाइयाँ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ संघर्षों और समझौतों से उत्पन्न होती है। पाठ्यपुस्तकों की आलोचनात्मक जांच से विभिन्न समूहों की प्राथमिकताओं का पता चलता है,
ज्ञान के चयन और संगठन का प्रदर्शन होता है। ये शैक्षिक प्रक्रियाएं उन समझौतों से उत्पन्न होती हैं जहां प्रमुख समूह अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कम शक्तिशाली लोगों की चिंताओं को शामिल करते हैं। असंतुष्ट आवाजों का यह रणनीतिक सहयोग असमानता के निरंतर सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्पादन को सुनिश्चित करता है। चिंतन और कार्रवाई 5.2 शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के अधीन है, चर्चा करना। चिंतन और कार्रवाई 5.2 शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के अधीन है। शिक्षा और राजनीति दो परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं जो किसी भी समाज के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध जटिल, गतिशील और अक्सर विविध व्याख्याओं के अधीन है। इस प्रतिबिंब का उद्देश्य इस दावे की पड़ताल करना है कि शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के अधीन है, इस रिश्ते के विभिन्न आयामों की खोज करना और परिप्रेक्ष्य को उचित ठहराना। शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था के बीच अंतर्संबंध को समझने के लिए प्रत्येक अवधारणा को व्यक्तिगत रूप से परिभाषित करना और फिर उनके जटिल संबंध का विश्लेषण करना आवश्यक है। शिक्षा अपने व्यापक अर्थ में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में योगदान करती है। दूसरी ओर राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाएं, प्रक्रियाएं और संस्थाएं शामिल होती हैं जो एक समाज को नियंत्रित करती है, इसकी नीतियों, कानूनों और समग्र शासन को आकार देती है। दावा बताता है कि राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा पर प्रभाव डालती है, जिसका अर्थ है कि शैक्षिक नीतियां, सामग्री और प्रथाएं राजनीतिक विचारधाराओं और उद्देश्यों से आकार लेती है। यह प्रभाव पाठ्यक्रम के निर्माण से लेकर संसाधनों के आवंटन और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तक विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा में राज्य की भूमिका है। सरकारें अपनी नीतियों और निर्णयों के माध्यम से अपने राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप शैक्षिक परिदृश्य को आकार दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास पर जोर देने वाली सरकार STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को प्राथमिकता दे सकती है, जबकि सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाली सरकार समावेशी और न्यायसंगत शैक्षिक अवसरों पर जोर दे सकती है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बजटीय निर्णय, वित्त पोषण प्राथमिकताएं और छात्रवृत्ति और अनुदान से संबंधित नीतियां सभी राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित है। शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बजटीय आवंटन में परिलक्षित हो सकती है, जो मानव पूंजी विकास की प्राथमिकता को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा राजनीतिक विचारधाराएं शिक्षा की सामग्री को प्रभावित कर सकती हैं। पाठ्यपुस्तकों का चयन, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल करना या बाहर करना और शैक्षिक पाठ्यक्रम के भीतर सामाजिक मुद्दों का निर्धारण सभी मौजूदा राजनीतिक माहौल से प्रभावित है। सरकारें राशि पहचान या स्थिरता के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कुछ मूल्यों या विचारधाराओं को सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कथा को आकार देने की कोशिश कर सकती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध एक तरफा नहीं है। जबकि राजनीतिक प्रणालियां शिक्षा को प्रभावित करती हैं, शिक्षा में राजनीतिक विचारधाराओं को आकार देने और सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने की भी शक्ति होती है। शैक्षणिक संस्थान आलोचनात्मक सोच, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम सूचित नागरिकों के विकास के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षा का राजनीतिक व्यवस्था के साथ अंतर संबंध स्थापित करने का एक तरीका नागरिक शिक्षा का प्रसार है।
पाठ्यक्रम को राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। इस तरह शिक्षा व्यक्तियों को राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ने और सहभागी और सूचित नागरिक वर्ग के विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने का एक उपकरण बन जाती है। इसके अलावा शिक्षा के राजनीतिक व्यवस्था के अधीन होने की अवधारणा स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती है। एक आदर्श परिदृश्य में शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना ज्ञान, अनुसंधान और शिक्षण को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नवाचार, बौद्धिक विविधता और सत्य की खोज को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता आवश्यक है, जो एक मजबूत शैक्षिक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत है। हालांकि वास्तविकता हमेशा इस आदर्श के अनुरूप नहीं हो सकती है। कुछ मामलों में राजनीतिक एजेंडे शैक्षणिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकते हैं, जिससे सेंसरशिप, कुछ विषयों पर प्रतिबंध या यहाँ तक कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर असहमति की आवाज़ों का दमन हो सकता है। इसका एक आलोचनात्मक और स्वतंत्र विचारधारा वाले छात्र समूह के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर राजनीतिक व्यवस्थाएं भी शिक्षा प्रणाली से प्रभावित हो सकती हैं। व्यक्तियों में उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्थापित मूल्य, दृष्टिकोण और विचारधाराएं वयस्कों के रूप में उनकी राजनीतिक मान्यताओं और कार्यों को आकार दे सकती हैं। इस प्रकार शिक्षा नागरिक वर्ग के निर्माण में योगदान देती है, जो बदले में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है और राजनीतिक व्यवस्था की दिशा को प्रभावित करती है। निष्कर्षतः शिक्षा और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। जबकि यह दावा कि शिक्षा राजनीतिक व्यवस्था के अधीन है, शिक्षा पर राजनीतिक विचारधाराओं के प्रभाव को स्वीकार करता है, इस रिश्ते की पारस्परिक प्रकृति को पहचानना आवश्यक है। शिक्षा न केवल राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि इसमें राजनीतिक विचारधाराओं को आकार देने और एक सूचित और संलग्न नागरिक वर्ग के विकास में योगदान करने की भी क्षमता है। 5.5 निष्कर्ष। इस खंड में हमने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जो कुछ होता है, वह उनकी दीवारों से परे आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक संरचनाओं से निकटता से जुड़ा होता है। इन संस्थाओं की नीतियां और प्रक्रियाएं विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों से जुड़ी होती है। समाज के अधिक प्रभावशाली वर्गों के हितों को प्राथमिकता देकर वे सामाजिक असमानता में योगदान करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को अपने पक्ष में बनाए रखने में इन वर्गों की सहायता करते हैं। यह इन संस्थानों में प्राप्त औपचारिक ज्ञान और सीखे हुए स्वभाव, सांस्कृतिक पूंजी दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। स्कूली ज्ञान का औपचारिक कोश सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण के साधन में बदल जाता है। स्कूल स्पष्ट और छिपे हुए दोनों पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्षमता, वैचारिक मानदंडों, स्वीकार्य व्यवहार, ज्ञान की स्थिति और मूल्यों के बारे में विचारों को चुनने, संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्ञान पर नियंत्रण एक समूह का दूसरे समूह पर वैचारिक प्रभुत्व बढ़ाता है। हमने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान तटस्थ नहीं है, यह निर्मित है और मौजूदा यथास्थिति को कायम रखता है। इसके अलावा इस ज्ञान का उपयोग समाज में सत्ता के प्रयोग को वैध बनाने के लिए किया जाता है।